खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ मीद बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी, और हमारे साथ माहिर कानून साबिक़ वफाकी वज़ीर और दानिश्वर जनाब बाबर अवान साहब साथ होंगे। मगर पहले कुछ रन डाउन खबरें। PTI के उम्मीदवार क्या आज़ाद है? एक पटिशन डाली गई है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जनाब अगर निशान नहीं है तो क्या मैं पार्टी का, एक सवाल है क्योंकि पार्टी तो अभी फार्मली बैन नहीं हुई, पूछेंगे बाबर अवान साहब से ये मामला क्या है। साइफर केस का फैसला 8 फरवरी से पहले क्या आ जाएगा? और फिर जो मजीद साहब ने जो बयान दिया है कि धमकी और साजिश का कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र ना हो, क्या वो धमकी और साजिश थी या नहीं, इस पर सवाल उठाएंगे। इलेक्शन के बाद पीपल पार्टी और नून लीग बज़ाहिर दे सीम एट डैगर्स ड्रॉन, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो हाथ ही मिला लिया जाता है। क्या आइंदा हाथ मिला लिया जाएगा? IMF नई हुकूमत से क्या करवाएगा और कौन सी मैशत जो है और किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं? $100 बिलियन आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे बात करेंगे। मगर थैंक यू वेरी मच बाबर अवान साहब। मेरा पहला ये है कि चले निशान तो चला गया, मगर पार्टी को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज फार हम जैसे मुब्तदी समझ सकते हैं कि उसको तो सुप्रीम कोर्ट ही बैन कर सकती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब हमें पार्टी का नाम इस्तेमाल करने दिया जाए, तो इसमें क्या समझते हैं? इस पेटिशन में कितनी जान है और आप इसको कैसे देखते हैं जनाब बाबर अवान साहब? देखें काजी साहब, कैन यू हेयर मी? लाउड एंड क्लियर सर, सॉरी, लाउड एंड क्लियर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है यार, क्या हमारी आवाज? अच्छा जी जी। देखें, दो चीजें, थोड़ा डिले होगा, थोड़ा सा डिले आएगा पूरे सिनारियो के बारे में। पहला तो ये है कि ये जो आज़ाद लड़ रहे हैं, क्या ये शौकिया आज़ाद लड़ रहे हैं और इनके पास सारे ज़राए मौजूद थे, इसके बावजूद इन्होंने टिकट नहीं लिया, या इनका टिकट छीना गया, इनका निशान छीना गया, इनका लीडर छीना गया, इनसे आइन छीना गया, और जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी रूह इनसे कब्ज करके वापस ले ली गई। तो आपको नजर आएगा कि जो मैंने कहा है वो दुरुस्त है, एक पहलू। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको, जिस तरह से काजी साहब भी आप कह रहे थे कि उनको उस वक्त तक आप प्रोस्क्राइब या कलअदम करार नहीं दे सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस के जरिए से उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देती। अच्छा, उसकी भी तारीख पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। जो अवामी नेशनल पार्टी होती थी, ANP, NAP, वो उन्होंने एक ए की बजाय N और N उठा के दूसरी तरफ लगा के, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट थी वो तो इसी हद तक थी, जिस तरह मिठाई वाला एक है, उसने साथ न्यू मिठाई लगा लिया है। तो वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जिसको कहते हैं, वो एक ऐसा बेवकूफ़ाना तर्ज अमल था जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता था और नहीं निकला। और वो पार्टी जो वली खान साहब की, जिंजो की, वो किसी न किसी शक्ल में अभी भी दोनों सूबों के अंदर जहाँ पहले थे वो चंद दिलों में वो मौजूद हैं। एक अब इसका पहलू ये है कि जो जानने वाला वो ये है कि इमरान खान रजिस्टर्ड वोटर हैं, और वोटर किसके हैं? सलमान ने पिटीशन किया, वो किसके वोटर हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं रजिस्टर्ड। फिर वो मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के, मैं भी मेंबर हूं। फिर वो जो हमने लिस्ट भेजी हुई है अपनी मेंबरशिप की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी शामिल है, और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसके लोगों को ये कहा जाए कि आप अपने लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ना इस्तेमाल करें और इमरान खान के लिए हम PTI के बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? बेसिकली वो इंसिनुएट ये कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये कहने से, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब कहा गया था बड़ा मुजरिम, मौलवी मुश्ताक ने कहा था वो बड़ा मुजरिम, लोगों ने समझना शुरू किया, वो किसी ने भी नहीं समझा कभी। उस मौलवी मुश्ताक के जाने के बाद ना किसी अदालत ने समझा, ना वकालत ने समझा, ना दुनिया ने समझा, ना वोटर ने समझा। तो ये कहना इस तरह बानी MQM की तर्ज की ये एक इंसिनुएशन है, ये एक तरह से अपनी तरफ से तौहीन आमेज लफ्ज़ ईजाद किया गया है। इसको कोई भी ना इस्तेमाल करे या करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, बेसिकली ये बहस इस स्टेज शुरू हुई है कि पाकिस्तान की 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इक़्तिदार की एस्पिरेंट्स हैं, वो तीनों ये कह रही हैं कि जो आज़ाद जीतेंगे उनको हम खरीदेंगे। ये सीधी सीधी बात है। आज़ाद जो जीतेंगे उनके लिए टिकट अनाउंस हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, हमारी दूसरी साइट्स के ऊपर मौजूद है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और अगर कोई उनको आइन कर रहा है, वो समझता है कि वही फिर हमने उसके लिए जो खरीदो फरोख्त वाला
हमने वही एक मंडी लगानी है और लंडा बाजार हमने लगाना है, ज़मीरों की एक मंडी हमने खोलनी है। लाहौर में जिस तरह खुली थी और सिंध हाउस में जिस तरह से खुली थी, तो ये उनकी गलत फहमी है। अब जो जाएगा वो पॉलिटिक्स में से जाएगा। इस कदर शदीद सेंटिमेंट है वोटर के अंदर, वोटर्स में तो कोई जा ही नहीं रहा। आप देख लें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस तरह घर के अंदर बैठ के, ये पहला इलेक्शन है जो पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा है, ये पहला इलेक्शन है जो पसे दीवार लड़ा जा रहा है, ये पहला इलेक्शन है जो प्रॉक्सी के दौर के ऊपर लड़ा जा रहा है। साड़ी गल हो गई है, वो कहते हैं नाम नहीं बताते उनका, उनकी जिससे गल हुई है वो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं या ये खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब ये बताएं, लेकिन बाबर साहब आप आईनी माहिर भी हैं, हमारी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। मुतनादा निगरान हुकूमत, मुतनादा इलेक्शन कमीशन, मुतनादा इंतजामिया, मुतनादा बेपनाह फैसले, अवाम की एक 70 से 80% अक्सरियत अपना वोट हक डालना चाह रही है, उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे में क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अवाम तस्लीम करेगी? अगर उन्हें उस दिन वोट भी नहीं डालने दिया जाता, आपने उसका निशान छीन लिया, आपने उसकी शनाख्त छीन ली, उसकी पूरी की पूरी एक जमात की लीडरशिप को 90% रेस्ट कर लिया, तो क्या ऐसे इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे या कमजोर करेंगे? बहुत अच्छा भट्टी साहब, आपने बड़ा कोर क्वेश्चन किया है। पहली बात यह है कि ये इलेक्शन क्यों हो रहा है, ये एक आईनी तकाजा है। और आईनी तकाजा क्या है कि अगले 5 साल कौम की तकदीर किसी चोर डाकू कनटुटे के हाथ में, मनी लॉन्ड्रर के हाथ में जानी है, या किसी शरीफ आदमी, ऐसा शख्स जो को थोड़ा साहिब किरदार भी हो, ऐसा शख्स जो काबिल कबूल भी हो और थोड़ा सा वो डिलीवर करने के भी काबिल हो, उसके पास जानी है। ये बुनियादी तौर पे ये आप जहन में रखें। और दूसरा ये है कि हम सारे कम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एट द ब्रिंक है, और वो है भी इसलिए कि जितने पैसे आपके पास हैं वो सारे मांगे तांगे हैं, और उन पैसों को मांग तांग के आप पिछला जो मांगा हुआ कर्ज है वो अदा कर रहे हैं। कोई आप तरक्की नहीं कर रहे, किसी जगह पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, किसी जगह के ऊपर मुल्क में कोई बिजनेस नहीं हो रहा। अभी कुछ बिजनेसमैन थे जहां से मैं उठ के आ रहा हूं, तो वो भी यही बात पूछ रहे थे कि जी इस इलेक्शन के नतीजे में, मैंने उनसे बल्कि सवाल किया, मैंने कहा इस इलेक्शन के नतीजे में आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा इबाम नजर आ रहा है, फसाद नजर आ रहा है, वो कहते हैं मायूसी नजर आ रही है, वो कहते हैं कि और बर्बादी मैशत की हमें नजर आ रही है, इसलिए कि लोग अपना फैसला नहीं कर सकेंगे। दीवार के पीछे से कोई फैसला करेगा, पर्दे के पीछे से कोई फैसला करेगा, या जो फैसला है वो पहले हो चुका है, जो लंदन प्लान है उसके मुताबिक। अब एक पहलू इसका, दूसरा पहलू यह है कि अगर आपने लोगों को यह यकीन दिला दिया कि ये इलेक्शन हम डकैती के जरिए से इसको हम जीतेंगे, और लोगों को अगर यकीन दिला दिया कि वोटरों का और वोटों का अगवाकारी करके हम इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन जीतने के लिए अगर आपने लोगों को एक दफा यह यकीन दिला दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर वोटर नहीं बल्कि वो लोग जिनके पास 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन पाकिस्तान है, दूसरा इससे अच्छा ऑप्शन बाहर है, जो ही रिटायर होंगे वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाहर चले जाएंगे, और वहाँ बैठ के किसी को मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देखने देंगे, और यहाँ इंसाफ का दरवाज़ा हमारे दरवाजे के साथ खोल देंगे, वो सारे के सारे धोखा दे रहे हैं फिर हम लोगों को। अब जो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी तो वो भी हैं, लेकिन वो हैं जिनके पास एक अच्छी ऑप्शन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे बाप दादा की कब्रों समेत सारा कुछ यहीं पे है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि पाकिस्तान में 5 साल बाद लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आपको किस तरह का तर्ज हुकूमत चाहिए, नंबर 1, कौन आपको लीडर चाहिए, नंबर 2, और किस तरह की आप हुकूमत चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अपने मसाइल के हल के लिए आप किसको बेहतरीन समझते हैं। और अगर ये चारों मसाइल जो मैंने आपको बताया ये हल ना हुए, तो फिर इस इलेक्शन की उम्र आप महीनों में तय कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा बाबर साहब, एक और सवाल, 2 बड़ी जमातें जो मुख्तलिफ अदवार में 40 साल इक़्तिदार में रही, और वो कहने पर मजबूर हो गई कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इस तरह बादुल नजर में ऐसे लग रहा है उन्होंने तो तरीके इंसाफ की फतह को कबूल कर लिया है, उन्हें पता है हम अकेले हुकूमत बना ही नहीं सकते, क्योंकि बज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीए के उम्मीदवार हैं, उन्हें पीटीए का हम कह नहीं सकते, उनकी कसरियत ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, मौजूदा नवाज शरीफ साहब 6ठी दफ़ा आकर 144 लगा दी गई। कल जब लगाई गई तो मोहतरम मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब एक गली में, एक मोहल्ले में रैली निकाल रहे थे,
तो 144 इलेक्शन से पहले तो कंपेन कौन करेगा? बेचारे कैंडिडेट किसके पास जाएंगे? अब मैं इस आपके सवाल को एड्रेस करता हूं एक पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है, उसका निशान नहीं है, उसका लीडर नहीं है, लेकिन वोटर उसके साथ है, कौम भी उसकी बड़ी भारी तादाद उसके साथ है। बड़े उनके पसंदीदा एंकर्स भी जब लेके ख्वातीनों हज़रात जाते हैं कैमरा, तो पब्लिक उनको क्या बताती है वो आपने देखा है, मैंने देखा है, सारी दुनिया देख रही है। अब ये एतराफ़ शिकस्त एक जगह नहीं है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं पॉलिटिक्स में, 3 बड़ी जमातें हैं और कुछ इलाकाई जमातें हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन होगा, कि उन्होंने एतराफ़ शिकस्त किया है। सिर्फ इतना नहीं है, जिसने बल्ला छीना, जिसने बल्ला से महरूम किया वोटर को, उसने भी तो एतराफ़ शिकस्त ही है ना, कि अगर बल्ला हुआ तो बल्ला तो चलेगा, फिर बल्ला चलेगा तो लगेगा तो आवाज़ आएगी तो दर्द होगा। अब अच्छा, मैं एक सवाल, लेकिन मैं थोड़ा सा पहलू ये है, आपकी इजाज़त से, एक तो आज मैं भट्टी साहब से पहली दफ़ा इख्तलाफ करने लगा हूँ और ऑन एयर करने लगा हूँ कि हजूर दफ़ा 144 4 से ज़्यादा लोगों पे लगती है, तो मुमकिन है उन पर एप्लीकेबल ना हो जब उनकी रैली निकल रही थी। लेकिन बहरहाल ये एक जुमला मोतरेज़ा है। हजूर ये फरमाएं कि एक तरफ तो आपने ये फरमाया, थैंक यू, अच्छा, एक तो तरफ तो आपने ये फरमाया कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्या वो फ्लोर क्रॉसिंग की जद में भी आ सकेंगे? जो लोग जो है अपने माशाल्लाह हादा मिन फजल रब्बी या किसी तरीके से भी अपनी बदलते हैं वफादारियां, क्योंकि पार्टी मौजूद है, अजीब सा एक है ये, और बल्ला मौजूद नहीं है, इसमें कानून खामोश है? नहीं, कानून खामोश नहीं है काजी साहब। पहली बात यह है कि ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि जिन लोगों को हमने खड़ा किया वो हमारे उम्मीदवार हैं। ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि उनको हमने 3 तरह से टिकट्स भी इशू किए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर इशू किया, दूसरा हमने नजरियाती के नाम के ऊपर इशू किया, और तीसरा हमने उनको अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हमने सर्टिफिकेशन उनकी, विच इज़ अ टिकट। तो इसलिए वो दे आर बाउंड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 2017 एक्ट ऑफ इलेक्शन कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों। एक दूसरा, मेरी प्रिजम्पशन नहीं है कि कोई जाएगा। ये जो ताजर हैं ज़मीरों के और जो अंधेरे फरोश हैं और ख़रीदार हैं, ये उनका नारा है कि कोई चला जाएगा, और जो नारा लगाने वाले हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो खुद चले गए हैं। इसलिए उसकी कोई क्रेडिबिलिटी इस बात की नहीं है। ये वोटर्स को इस बात पे राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वोट हमें दे दो, यानी अपना वोट ट्रांसफरेबल बनाओ कि इमरान के नज़रिए के अलावा किसी मनी लॉन्ड्रिंग वाले को भी वोट दिया जा सकता है या किसी और को दिया जा सकता है जो उनके लिए नहीं, अपनी जायदादों में इजाफे के लिए कुछ करेगा। एक और इसमें बारीक बात यह है कि लोगों को यह बताया जाए कि आपके वोट की कोई वक़्त नहीं है, आप वोट देंगे तो तब भी आपके लोग क्यों भाग जाएंगे भाई? इन हालात में जो लोग खड़े रहे, इन हालात में जो खवातीन खड़ी रही, पंजाब की तारीख उन्होंने बदल के रख दी, केपी की तारीख बदल के रख दी, कराची की तारीख बदल के रख दी, और पूरे मुल्क की तारीख बदल के रख दी। वो इसलिए खड़े हैं कि जो ही हमें सहूलत मिलेगी कि हम पार्लियामेंट में जाएं तो हम बिक जाएंगे। दिस इज रबिश, एक और बेवकूफाना ये सोच है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन कहां है? जो निज़ाम अदल है पाकिस्तान का, लीगो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, वो कहां है? वो क्यों नहीं नोटिस ले रहा? कि लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम एक मंडी लगेगी, इस मंडी में से हम खरीदारी के लिए, जिस तरह रवात में जानवरों की मंडी लगती है पिंडी के नज़दीक, या वो मेला मवेशियां लगता है लाहौर के अंदर। तो दिस इज नॉट ओनली रिगिंग, दिस इज मदर ऑफ ऑल द रिगिंग्स। ये तमाम धांधलियों की मां है जिसकी तैयारी की जा रही है। अगर धांधली से कोई निज़ाम बनाने की कोशिश की गई, मैं बांग्लादेश की मिसाल दे रहा था, तो बैनुल अक़वामी इदारे डिस्क्रेडिट उसको कर देंगे। अमेरिका में खुद इलेक्शन होना है, और एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तान या दूसरी जगह पे कोई रजीम चेंज में सवाए मिडिल ईस्ट के उसको इंटरेस्ट ही कोई नहीं था, उसका चांस है कि वो भी आ जाएगा। सिनारियो बदलेगा। ऐसा नहीं हो सकता जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह से लोगों ने स्कीम बनाई हुई है, उस तरीके से लोग बिहेव करेंगे। यानी आप जो डिजाइन बनाने वाला है वो एक वो है जो उस डिजाइन में जिनको वो समझता है कि ये मुर्दे हैं जिनको मैं फिट करूंगा, जहां जहां ये पॉन्स हैं, जहां पड़े हुए मोरे हैं, मैं जिस जगह रखूंगा वहां पर ये जाके बैठ जाएंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसे नहीं होगा। आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से वो ये है कि क्या मजाक है पाकिस्तान, और क्या मजाक है आइन, और क्या मजाक है निज़ाम इंसाफ, क्या मजाक है हमारी पुलिसिंग एजेंसीज, क्या मजाक है
कि हमारे इलेक्शन के लिए जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे, इनसे ये नहीं कोई पूछेगा कभी भी कि जनाब ये आप कहां थे जब पाकिस्तान का आइन लुट गया था और जब वोट लुट रहा था। ऐसा नहीं है, ये देर गुजरे जल्द गुजरे, प्रेसिडेंट सेट हो गए पहले भी, अब भी सेट हो रहे हैं, ये सबसे पूछा जाएगा। इसलिए मेरी सबसे दरखास्त है कि जिसकी कोई अना है, जिसकी कोई जिद है, जिसकी कोई चॉइस है, जिसकी कोई पसंद है, वो अपने पास रखे। आइन के मुताबिक ये सारे के सारे इदारे वो हैं जो पाकिस्तान ने क्रिएट किए हैं, जिनके लिए पब्लिक सर्वेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और कायद आज़म रहमत ने उनको कहा गलत काम ना करो, इमरान ने उनको कहा गलत काम ना करो। मैं भी उनको गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कोई गलत काम ना करें, लोगों को बाहर निकलने दें। और इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले कि आधे शहर में कैसे हो सकता है वो, लेकिन वो काजी साहब ने राइडर ऐसा ज़बरदस्त लगाया, उन्होंने कहा हो सकता है 4 से ज़्यादा लोग ही ना हो, तो वो फिर उन पे तो नहीं लगेगा कुछ भी। तो ये जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान के लोगों में मज़ाहमत का जज्बा उसके हवाले से बढ़ रहा है। किसी जगह आप चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अच्छा फिर लोगों को ये तासुर देना कि हम RTS बिठा देंगे, यानी पहले तो बैठा था तो पता लगा कि पता नहीं किसी ने गड़बड़ की है या नहीं की है, अब हम लोगों को बताना, एडवांस बताना कि इंटरनेट नहीं होगा, और माउथ पीस टेलीविजन के ऊपर बिठा के उनसे कहलवाना कि इंटरनेट अगले हफ्ते में या 15 दिन के लिए नहीं होगा। फिर लोगों को यह बताना कि डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू वाला है और खातादार है जिनके पास जिनको हमने RO और DRO लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नताइज आएंगे उनकी बजाय कोई नतीजा निकलेगा, यानी वोट डालने वाले उनके हक में नतीजा नहीं निकलेगा, वोट गिनने वालों के हक में नतीजा निकलेगा। तो ये जो अगर इस तरह का कोई मजाक किया गया तो मुझे नजर आता है कि बड़े संगीन उसके रिपरकशंस होंगे लोकल मुल्क के अंदर और बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के बारे में। पहले ही एक शुगल बन गया ये एटमी रियासत लोगों के लिए रिजीम चेंज के बाद कि जहां जो मर्जी आए जो मर्जी करके चला जाए, पूछने वाला कोई नहीं। खासे इलेक्शन कवर किए इवन के डिक्टेटर जियाउल मुशर्रफ के दौर में भी, तब भी दफा 144 नहीं लगाई गई। क्या वजह है कि नवाज शरीफ सब रोजाना जलसा कर रहे हैं और DC घर जाके इजाजत देता है? होम सेक्रेटरी के क्या दिमाग ठीक था कि इलेक्शन आ रहे हैं, इमरान खान का इतवार को तमाम उम्मीदवार बाहर निकले, तो आपने दफा 144 लगा दी? क्या ये जमहूरियत के बुनियादी असूलों के खिलाफ नहीं है कि एक उम्मीदवार अपने जाके वोटर से ना मिल सके, अपना पैगाम ना दे सके, अपना मंशूर ना डिस्कस कर सके, अपने उनके मसाइल ना सुन सके? तो क्या हर का दरवाजा खड़का के कानिज के गल सुनो भाई कलिया मैं तेन कह रहा वो कि मैं ठीक हाँ, फिर अगले जाए तो कले क्योंकि 4 बंदे हो गए तो दफा 144 लग गई। भट्टी साहब जो आप कह रहे हैं ना, उस पर अल्लामा ने भी कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये वाहिद निज़ाम है जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 मैन 1 वोट है, वरना यहाँ बड़े बड़े कहते हैं कि मेरे अहदे की वजह से, मेरी करोफर की वजह से, मेरे इर्द गिर्द सरकारी जो शोशा है मुलाजम है उनकी वजह से, या जो सरकार ने मुझे सारी धांधलियों के करने के लिए मुझे प्रोटोकॉल दिया है उनकी वजह से आप मेरे वोट एक मैं नहीं डालूंगा, मैं तो 19 वोट डालूंगा। तो ये जो एक वोट एक आदमी का निज़ाम है, इसके अंदर बेसिकली जो थीम है वो ये है कि लोग शिरकत करें गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। अब इस वक्त जो डिस्कनेक्ट है कि पूरी कौम और पूरी बिजनेस कम्युनिटी और सारे नौजवान एक तरफ खड़े हैं और कुछ लोग हैं जो दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं, और उन लोगों को इन सब ने, जिसने भी किसी ने किया उसने उनके साथ भला नहीं किया, उनको नफरत की अलामत बना दिया। उनको जिस तरह होता है ना कि ये रोशनी की अलामत है, इसी तरह एक अंधेरे की अलामत भी होती है, वो अंधेरे की अलामत बन गए। अब इस अलामत को आप चिराग कह के अगर रखना चाहेंगे गली में, तो फिर वो होगा जो हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे, हम जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। ये फिर बाद में लेट, जिस तरह हमने फिर किताबें लिखनी शुरू की, मैंने डाका डूबते देखा, ये वक्त से पहले जो कौम है इसको एतमाद, एतकाद, तयक्कुन और एक पूरी भरोसा देना चाहिए रियासत के सारे इदारों को और सारे लोगों को, मेरे समेत आप समेत, कि आपका फैसला होगा जिसको हम सारे तस्लीम करेंगे। इसलिए कि हमारे पास भी एक वोट है, जो चाचे गामे का वोट है, वो इस मुल्क के सदर का भी वही एक वोट है। अच्छा बाबर रवान साहब, आप काइंडली हमारे साथ ही रहिए क्योंकि एक इंतहाई अहम चीज़ है जो ब्रेक के बाद
ये साइफर के हवाले से जो साहब हैं, असद मजीद साहब, उन्होंने कहा है जी इसमें ना कहीं साजिश का लफ्ज़ था, ना कहीं धमकी का लफ्ज़ था, एक और उसको खूब ब्लो अप किया सर्टन जो सेक्शन ऑफ द मीडिया है। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे साथ हैं जनाब मोहतरम बाबर अवान साहब। एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब बाबर अवान साहब। ये जो बयान आया है और छापा गया है, और बल्कि किसी ने एक आध अक्स भी छाप दिया है किसी अखबार ने शायद, कि जी ये साजिश और धमकी का लफ्ज़ उस साइफर में मौजूद नहीं था। तो ये इससे क्या इस रेविलेशन से, इफ एट ऑल इट इज़ अ रेविलेशन, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस केस पर? अच्छा, पहला तो यही फ़र्क पड़ा कि एक तरफ लोगों को कहा जा रहा है कि तुम साइफर का नाम ना लो, और ख़ुद लीक करते जा रहे हैं उसके बयान जो लिखे हुए हैं। ये किसने लीक किया? मैंने और आपने नहीं। दूसरा जो फ़र्क पड़ा है वो ये है कि इससे कंफर्म हो गया है जो इमरान खान का मौक़िफ़ था पहले दिन से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना ने जिसको अप्रूव किया था, और इसको जो साइफर है डिसाइफर हुआ और इसको खोल के देखा भी गया, और कैबिनेट ने जो इसकी जो नोट्स है वो देखे सारे। अच्छा, अब जो असल इशू है वो ये है कि मुकदमा क्या है। मुकदमा ये है, मैं पाकिस्तान के लोगों को समझाने के लिए, मैं फिर देसी ज़ुबान में भी भट्टी साहब की इजाज़त से मैं बात करूँगा। पाकिस्तान के लोगों ये देखना, हुआ ये कि एक डोनाल्ड डू है, उसने एक गुफ्तगू थी असद मजीद से। असद मजीद वहाँ पे हमारे एम्बेसडर थे। क्या वो गुफ्तगू से इनकारी हुआ असद मजीद? सवाल इसका जवाब है नहीं। दूसरा ये था कि क्या इस बात से इनकारी हुआ कि डोनाल्ड लू ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान में जाके इमरान खान की हुकूमत हटाओ वरना हम ये करेंगे आपके साथ? इससे इनकारी हुआ असद मजीद? नहीं। तीसरी बात वो ये थी कि क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर वो वहाँ से जो धमकी आई किसी ने उस पर अमल दरामद किया? उसका जवाब है हाँ। उसके नतीजे में क्या इमरान खान की हुकूमत लोटे खरीद करके और ज़मीरों की मंडियां लगा करके वो गिराई गई? उसका जवाब भी है हाँ। और उसके बाद फिर क्या इमरान खान को झूठे 200 के करीब या 188 के करीब मुकदमात में नहीं रोंदा गया, नहीं कुचला गया पाकिस्तान की राय अम्मा को और पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के वोटर को, पाकिस्तान की ख़वातीन को, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की चादर और पाकिस्तान की रहने वालों की चार दीवारी को? उसका भी जवाब है बिल्कुल हाँ। अब वहाँ क्या साजिश होनी थी? वहाँ से हुक्म आया। साजिश दो बराबर के लोग शरीक होते हैं जब साजिश में। एक चौधरी या मलिक है, वो इकट्ठे हो गए कहते हैं जी कि शाह जी असी नहीं छड़ांगे। जो साजिश है वो अमेरिका क्या साजिश करेगा? वो हुक्म उसने जारी किया, उन अहकामात पे पाकिस्तान में अमल दरामद हुआ। इसलिए साजिश का लफ्ज़ वहाँ नहीं है, और किसी जगह पे यही नहीं लिखा हुआ कि वो धमकी है। तो धमकी और क्या होती है? किसी को अगर, अब इसका जो देसी पहलू है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमनर्स, जो आम आदमी समझ सके। वो कहते हैं जी कि धमकी का और साजिश का लफ्ज़ नहीं। यही काजी साहब आपका सवाल है। अगर किसी को कहा जाए कि एलिमिनेट हिम अंग्रेजी में, कि इसको नेस्तो नाबूद कर दो, तो उसका मतलब कत्ल थोड़ा ही है। उसमें वो हम कहेंगे कहाँ लिखा हुआ है? कहा जाए इसको वास्ले जहन्नम करो, तो कत्ल का लफ्ज़ तो उसमें कोई नहीं आया। होमोसाइड कैल्पेबल, उसमें वो लफ्ज़ भी नहीं आया जो अंग्रेजी में है। फिर अगर कहा जाए किसी को जन्नत भेज दो वक्त से पहले, तो उसका मतलब कत्ल थोड़ा ही है। ये किसको ये बताया जा रहा है? और ये कौन नाबगा शख्सियात हैं जो इस तरह के प्रोपेगंडे से समझते हैं कि साजिश का लफ्ज़ अमेरिका के खात में होना चाहिए था, जो वहाँ से हमारे एम्बेसडर ने भेजा हमें, और साथ धमकी होनी चाहिए थी। धमकी क्या होती है? अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि तुम अपने मुल्क की इलेक्टेड गवर्नमेंट तोड़ दो, और वो टूट जाए, तो धमकी और साजिश दोनों प्रूव नहीं होती। इसलिए बाबर साहब, मैं इसको और सवाल आसान करता हूं। आप तो साहिब इल्म है, मैं भी थोड़ा सा कोई एक अरसा जर्नलिज्म किया, और मैंने 506 के लातेदाद मुकदमे देखे हैं। धमकी होती है परसों तक कार छड़ दे लेकिन तो छड़ांगा नहीं। उसमें एक होता है 506 का पर्चा हो जाता है, या ओए गल सुन तेनू मैं जिंदा छड़ दे, जिंदा मार देंगा जे इत्थे आया। तो यार धमकी तब होगी जब ये लफ्ज़ कहे मैं तेन धमकी दे रहा, घर छड़ दे ते मेरे बंदियां दा कब्जा करा दे, फिर पर्चा होगा। इन दोनों में फर्क क्या है? धमकी तो दोनों जगह है। भट्टी साहब, आपने मुझे एक मुकदमा याद करा दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और मुल्क के
3 सूबों के चीफ जस्टिस ने उस मुकदमे को डिसाइड किया और उन्होंने कहा कि जी ये जुर्म तो हुआ है। वो जुर्म ये था कि एक जज को कहा गया, सियासी जज था वो चीफ जस्टिस, उसको ये कहा गया कि आप लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नीचे हल्फ ले लें, नहीं लेते तो आप गए, और वो चला गया। आर्टिकल 6 का संगीन हाई ट्रीजन पनिशमेंट का केस, यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा बन गया, मुकदमा चल गया, मुकदमा फैसला हो गया और मुकदमा अपहोल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उस नज़ीर को भी अगर आप सामने रखते हैं, प्रेसिडेंट को भी आप सामने रखते हैं, तो साजिश हुई, उसके बाद नवाजिश हुई, उसके बाद रिजीम चेंज हुई, उसके बाद मजालिम हुए, मुआशी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी, पार्लिमानी तौर पे भी, और ख़ास तौर पे जमहूरियत, वो रुखसत होगी जमहूरियत। अब जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, उस मुर्दे की सिर्फ लाश किसी जगह पड़ी हुई है, और वो जो मुर्दा खाना है जहाँ जमहूरियत की लाश पड़ी हुई है, वो भी किसी या सर्द खाना है, वो भी हमारे कब्जे में नहीं है, हम तो उसकी शक्ल ही नहीं देख सकते। क्या ये जमहूरियत है कि आप लोगों से अगर वो अमेरिका एक डोनाल्ड भेजता पाकिस्तानी सफीर को और कहता है कि अगर अदम एतमाद आ रही है, कामयाब ना हुई तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, अगर कामयाब हो गई तो हम दरगुदर करेंगे, तो इसे क्या प्रेम पत्र कहें, अगर धमकी ना कहें? ये तो बादिउल नज़र में नहीं, बिल्कुल वाशिगाफ लफ्जों में धमकी है कि अगर तुमने उसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो धमकी कहते हैं किसको है? धमकी मुझे जरा बताए तो सही, जरा मेरी रहनुमाई कर दे आज। अच्छा देखिए, ये बड़ी तौहीन आमेज और बड़ी जिल्लत आमेज और बड़ी तहकीर आमेज धमकी है, ये आम धमकी नहीं है। इसलिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोगों के वोट से एक निज़ाम बनेगा जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, वो गवर्नमेंट बन गई। एक बैरूनी दुनिया के किसी मुल्क का एक 3रे दर्जे का या 4थे दर्जे का मुलाजिम उठ के आपको धमकी देता है, वो कहता है कि आप फलां जाएं फौरन और इमरान खान के खिलाफ आप जाके नो कॉन्फिडेंस MNC मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, और वो मूव हो जाती है। धमकी उस वक्त तक धमकी है जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, जब वो हो गई तो वो साजिश भी है और वो जुर्म भी है। और जुर्म क्या है? मैंने आपको अभी बताया, जो रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताज़ा, उसके ऊपर डिसीजन आ गया है। इसलिए लोगों को पक्का पता है, लोगों को पक्का यकीन है और लोगों को पक्का ईमान है कि जिस किसी ने भी पाकिस्तान के अंदर किताब पढ़ी हुई है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, वो उसमें जो जो किरदार हैं वो इस साजिश में आपको चेहरों समेत नजर आ रहे हैं, बीट द पॉलिटिशियन, बीट अ ब्यूरोक्रेट। और बाबर साहब, ये फरमाइए कि जिस तरह ये समात चल रही है, ये ख्याल है कि ये शायद इसका फैसला दिस एंड दैट वे इलेक्शन से पहले आ जाएगा, तो आप कैसे, व्हाट इज योर सेंस ऑन दिस? मेरा तो नहीं ख्याल कि इतना जल्दी फैसला आ सकता है, लेकिन बुलडोज किया जा रहा है इस मुकदमे को और लोगों को बाहर रखा हुआ है। कोई वकील वहाँ जाके बैठ के देख नहीं सकता। जज साहब अपनी मजबूरियां जाहिर करते हैं, जो वकला गए हैं वो कहते हैं जी आपको पता ही है, तो मैं तो इजाज़त बस मेरी तरफ से ये एक खुली अदालत है। एक खुली अदालत वो है जिसकी कंपाउंड के 4थे 5वें टियर के ऊपर भी बगैर पुलिस की इजाज़त के बगैर आप खड़े ही नहीं हो सकते। ये इतनी खुली अदालत है। और मेरी दरख्वास्त है जजेस जो इस केस को सुन रहे हैं उनको फ़ौरन ट्रांसफ़र करना चाहिए। उनमें से दोनों प्रैक्टिशनर जज हैं, वो वकीलों में से गए, उनको पता नहीं है खुली अदालत क्या होती है। सबको पता है खुली अदालत क्या होती है। तो इसको अगर कोई समझे कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसला वो मुट्ठी में गुड़ तोड़ने के मुतरादिफ होगा और सिर्फ हाथ धोने से वो दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो असल इशू है वो ये है कि मजालिम जब भी होते हैं वो बंद कमरों में होते हैं, सड़क के ऊपर कम मजालिम होते हैं। और जो तारीख कहती है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नाइंसाफियां हैं वो जंग के मैदानों में नहीं, अदालत के मैदानों के अंदर हुई हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। ओजे सिम्पसन एक फुटबॉलर था, अपनी एक कंपेनियन को मारने का उसका मुकदमा चला। इट वॉज लाइव ऑन द टेलीविजन। उस वक्त ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं था कुछ भी। उसको 3 बड़े टेलीविजन ने अमेरिका में कवर किया। उससे पहले आप पीछे चले जाइए, 1945 में जो ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो नूरमबर्ग एक शहर है जर्मनी का, उसको बहुत मशहूर मुकदमे वहां चले, नूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्रायल। सबको हक़ दिफा दिया गया, सबको मर्जी के वकील दिए गए, सबको कैमरों के ऊपर पूरे ट्रायल किए गए जो सारी दुनिया को दिखाए गए। ये कैसा आज़ाद अदालत है, आज़ाद ट्रायल है, आज़ाद माहौल है
कि जिसमें से जो बाहर निकल के अगर कोई बच्चा अपना एक वीडियो बनाता है और वो कहता है कि मैंने उस देखा कि वो तो घबराया हुआ नहीं था, उसके बाद उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ते हैं। कोई बाहर निकल के ये नहीं कह सकता कि मैंने देखा कि वो ठीक जज्बे में था। और पूरी कोशिश की जाती है कि सवाए पसंदीदा चंद चेहरों के वहां कोई और उसके इर्द गिर्द ना पहुंच सके। और उसका सबब है जो आपने पहले बताया कि ये नाइंसाफियों का एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो पाकिस्तान का एक स्याह दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो 8 फरवरी से पहले इसका एक मौका है, ये दाग धुल सकते हैं किसी हद तक। अच्छा बाबर साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं। एक तरफ एक केस लगता है जिसके टोटल 4 मुतासरीन है कि फॉर एवर किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता और वो 2 दिन पूरी कौम को देखना पड़ता है टीवी पर। एक तरफ एक लीडर है जो साबिक वजीर आज़म है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, कैंसर अस्पताल बनाया हुआ है और उसके करोड़ों वोटर है और हजारों उम्मीदवार खड़े किए, उसका ट्रायल बद जेल में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। और एक आदमी जो इश्तिहारी था, मुल्क से भागा हुआ था, सजा याफ्ता था, उसका ट्रायल पूरी दुनिया सुन रही है और उसकी बहुत बहुत ज्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं। और मैं वो मिसालें भी नहीं देना चाहता जो जो अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो क्या 2 कानून है पाकिस्तान में? देखिए, इसको कहते हैं खुला तजाद, इसको कहते हैं खुला तजाद। जो असल इशू है वो ये है कि आप ये जो दौर है, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में अक्सरियत नौजवानों की है। वो जब दुनिया को देखते हैं तो पाकिस्तान के समाज का, पाकिस्तान की सियासियात का, पाकिस्तान के हालात का और पाकिस्तान की मुआशियात का वो दुनिया से मुकाबला करते हैं। उन बच्चों को आप रोक नहीं सकते, उनके मुंह पे हाथ नहीं रख सकते, उनकी आंखें आप नहीं बंद कर सकते को पट्टी लगा के। वो सब ये देख रहे हैं। जो हमारी वाली नस्ल है 50 अबव 60 अबव वाले जो लोग हैं वो तो चंद रह गए। वो सारे के सारे इस बात पे उनको यकीन दिलाने की जरूरत है कि इंसाफ होता हुआ दिखाई दे। होता हुआ कैसे दिखाई देगा? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मैं तारीफ करना चाहता हूं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया कि ओपन हो गया, लेकिन ये काम उससे पहले एक हाई कोर्ट ने किया था। अतर मिनुल्लाह साहब जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्होंने भी कोर्ट ओपन करके ट्रायल लाइव करने की रिवायत पाकिस्तान में रखने वाले अतर मिनुल्लाह साहब। और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी बड़ा अच्छा किया कि वो प्रेसिडेंट जो है उसको आगे बढ़ा दिया। इमरान खान के केस में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी नाजुक बातें हैं जो जाहिर नहीं की जा सकती और वो बाहर नहीं आ सकती। वो सारी नाजुक बातें काजी साहब ने अभी बताया कौम को कि वो उसका जो टेक्स्ट है, उसका अक्स वो लिखा हुआ जो कोर्ट के अंदर लिखा गया वो भी टीवी के ऊपर चल रहा है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बेचारा इधर देखने से कासिर है। जो असल इशू है वो ये है कि ये कोई मुकदमात नहीं है, ये सारी सियासत है। और सियासत इसको कहते हैं घटिया सियासत, कि जब आप मुकाबला नहीं कर सकते तो किसी उसको कहेंगे आओ मेरे साथ तुम रेस लगाओ, वो कहे मैं रेस में दौड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर उसको आप किसी तरीके से भी कहें जी कि ये टीम ही ना उतरे मेरे मुकाबले में। जो नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती करवा रहे हैं, उस बेइज्जती के जरिए से उनको इज्जत कभी नहीं मिलेगी, ये मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया। कोई इज्जत नहीं मिलेगी जो वोट की शदीद बेइज्जती करवाने के बाद वो इक़्तिदार हासिल करें। इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपने हमें जो है वो लाइटन किया, थैंक यू वेरी मच। पर मैं ये वजाहत कर दूं कि खबर थी कि छपी हुई जो ये असर मजीद साहब का जो बयान है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शायद वो अक्स उसका नहीं है जो साइफर था, बल्कि जो उन्होंने फरमाया है वो किसी खबर। और फिर ये इसके टिकट जो है मैं बता ही देता हूँ, जियो टीवी पे भी चल रहे थे जहाँ से मैंने ये अखज़ किया। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी बातें हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो आजकल लड़ाई लड़ रही है, बड़ी सख्त, बड़े गुस्से में है। फिर गुस्सा ठंडा हो जाएगा और IMF नई हुकूमत से क्या करवाएगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, मुझे याद पड़ता है कि कुछ अर्सा पहले जो बहुत ग्रेट क्राउड पुलर हैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने भी अपने एक जलसे में कुछ अर्सा पहले कहा था कि जो PTI के नौजवान हैं वो हमें हमारी तरफ आएँ या देखें। इस तरह की बात की थी उन्होंने एक जलसे में, मुझे याद पड़ता है। यही बात जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी जलसे में की है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि इंशाअल्लाह ये जो आज़ाद जीतेंगे
और जाहिर है वो उनको फिर ये जिस तरह आपने कहा कि फिर उनको यकीन है कि आज़ाद जीतेंगे, तो मिलकर एक अच्छी कौमी यकजहती पर मबनी एक दयानतदार हुकूमत बन जाएगी। नहीं, इसको दयानतदारी नहीं, इसे एक अच्छी मंडी लगाने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। इसका मतलब है जो कमो बेशतर 40 साल मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार में रहे मोहतरम पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्हें अपनी कामयाबी पर 1% भी यकीन नहीं है। मेरी इतला है कि एक बड़ी जमात को ये रिपोर्ट भी दी गई है, ताड़े ते पल्ले ही कुछ नहीं, असी किस तरह तुहानू हुकूमत लै दी है, ताड़े ते पल्ले ही कुछ नहीं, वोट बैंक कुछ नहीं, तो आप भी तो कुछ शो करो। अब काजी साहब बादिउल नज़र में ये जमातों ने तस्लीम कर लिया कि हमसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार होंगे और आज़ाद उम्मीदवार ही हुकूमत बनाएंगे। अब उन आज़ाद उम्मीदवारों को जिनके अगर फॉर्म पे PTI लिखा है, एक फिर आईनी सवाल आ गया, ये तो अदालतें फैसला करेंगी कि वो जहाँ मर्जी 1985 वाली मंडी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन ये आप बात मान ले, एक एक मच्छर बना देता है, तो एक कैदी 40-40 साल की एक्सपीरियंस जमाते जो जिनमें अच्छे लोग भी हैं, वो ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकते, हमारे साथ अवाम नहीं है, हमें इन आज़ादों की मोहताजी होगी, इन्हें खरीदना होगा, इन्हें डराना होगा, इनको धमकाना होगा, इनको साथ मिलाना होगा, फिर PDM की तरह चूचू का मरबा बनेगा। लेकिन भट्टी ये थोड़ी सी जमहूरियत के बुनियादी असूलों की नफी है। भट्टी साहब, एक ये था ना कि जब 1985 का इलेक्शन हुआ, उसको सारे लोग बहुत बुरा कहते हैं कि जी नॉन पार्टी बेसिस पे कोई इलेक्शन नहीं होता, मगर तब आज़ाद कश्मीर में गालिबन पार्टी बेसिस पे हुआ था। लेकिन बहरहाल अर्ज ये है कि आज़ाद जीतने का तो मतलब ये है कि यार डेमोक्रेसी को आपने वीकन कर दिया, एक बात। और दूसरी बात मैं एक और सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि अब ये तय हो गया कि जिस तरह आखिरी जलसे में मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने के बाद मरियम साहिबा ने तकरीर की, तो इसका मतलब ये है कि अब अगली पार्टी लीडर जो हैं आज़ाद तौर पर की कामयाबी की एक बहुत बड़ी खबर जो जमहूरियत की तदफीन है कि सियासत पे लोग एतमाद नहीं कर रहे, कि उन्हें उनका मंशूर भी झूठा, इनके वादे भी झूठे, इनके लारे भी झूठे, इनके दावे भी झूठे, इनकी तकरीरें भी झूठी। आप एक पूरी पार्टी पर इनमें एतमाद करें, अगर अक्सरियत आज़ाद हो जाती है, आप देखें कि आपकी जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही, लोगों का सियासी जमातों पर एतमाद उठ रहा है। हमें नहीं पता, ये तो हमें बिलावल साहब ने बताया कि आज़ाद हमारे साथ आएंगे। मैं तो आज़ाद होने तो उनको पता है कि आज़ाद ज्यादा आएंगे, क्यों कहा उन्होंने? ये रिजल्ट तो मैं बना ही नहीं ना रहा। उन्हें किसने बताया कि आज़ाद ज्यादा आएंगे? नहीं, ये सारे सर्वे आ रहे हैं, सारे डॉन अखबार ने कल परसों कराया, उधर देख लें कितने % है, जितने सर्वे न्यूट्रल है, न्यूट्रल गैर जानिबदारी कितने ना टुकड़ा दे लगा था, कोई इमरान को लो, कोई नून लिखो, कोई ABCD, ये तो हर एक का अपना ज़मीर है। लेकिन काजी साहब आप सड़क पे जाए ना, माइक लेके निकल जाए, गांव में चले जाए, KPK में चले जाए, बलोचिस्तान में चले जाए, सिंध में चले जाए, पंजाब में चले जाए, हाँ अच्छा। अंदरूने सिंध पीपल्स पार्टी मजबूत है, बाकी वफाक KPK थे पंजाब, अवाम के फैसले के मुताबिक जो गैर जानिबदार सर्वे या दानिश्वर है कि तरीके इंसाफ वाद या अक्सरियत ले जा रही है। ये मैं सर्वे के बारे में थोड़ी सी नजर गलतफहमी दूर कर दूं। एक तो मुजम्मल असलम साहब ने अपना एक पीस भी भेजा है। पहली बात तो ये कि आज मैं ब्लूमबर्ग की साइट पे गया, ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये कमर्शियल इदारे हैं, इनसे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, एक बात। और ये इनका सर्वे नहीं था जिसमें आया कि इमरान खान सबसे पॉपुलर है और सबसे अच्छे काम जो है नवाज शरीफ साहब ने किए हैं। ये उन्होंने का एक आर्टिकल से, किसी के लिखे हुए आर्टिकल से इक्तसाब किया है, कुछ सर्वे वो एक बनाया है उन्होंने जो है जी मिजरी इंडेक्स वो बनाया है। तो पहली बात मैं ये बता दूं कि ये जो सर्वे वाले हैं ये सारे कमर्शियल इदारे होते हैं और उसमें लिखा था कि पहले फीस आप फ्रंट रखें। अच्छा, मैंने पूछा ना ये काम कैसे करता है? काजी साहब, परसों मैं कुछ दोस्त बैठे थे सियासी जमात के, मैं कहा यार सर्वे को रॉकेट साइंस नहीं है, 10 इलाके चुन लेते हैं लाहौर में, मस्जिद में, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे और मार्केटों में, इतवार बाजार में जाके लोगों से पूछ लेते हैं कितने। यकीनन आप 25 करोड़ आदमी तक तो नहीं जा सकोगे। काजी साहब, अगर सर्वे ना आता कि ये जीत रहे हैं तो बिलावल साहब ये ना फरमाते कि हम आज़ाद के साथ मिलकर बनाएंगे, मरियम साहबा ये ना बताती कि नहीं हम आ जाएंगे। और आपको बता दूं, मोहतरम नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा, कल मुझे नहीं पता क्या होना है, गैब का इल्म अल्लाह को है, बहुत डगमगा गई है वज़ारत उज़्मा के लिए, ख्वाहिश भी डगमगा गई है। हो सकता है कल बन जाए, 100 दफ़ा बन जाए। मीडिया के हवाले से भी कोई सुना है पार्टियां खुश नहीं है, कोई कह रही हैं यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या नहीं दिखा रहे।
काजी साहब, हमें ड्रोन शॉट दिखाने से रोक दिया गया है। पार्कों की बजाय, ग्राउंडों की बजाय 20, 12, 15 फुट की गाड़ियां सड़कों पे ट्रैफिक ब्लॉक करके रैलियां निकाली जा रही हैं। उसका टेल देख लें, उसका एंड देख लें, और एक रोड पे कितना बंदे आ सकते हैं कैलकुलेशन कर लें। कल परसों जो जिसकी अच्छी हम चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा, ये यहाँ से शुरू हुई है, इतने मीटर ये फासला है, इतने मीटरों में इतने लोग आ सकते हैं। तो कादी साहब, जब जलसे जुलूस लाखों की बजाय सैकड़ों पर आ जाए तो समझे अवाम एतमाद नहीं कर रही आप पर। नहीं, मैं तो कहता हूँ अपने ऊपर तो एतमाद करें। पहले से ही आप कह रहे हैं यार आज़ाद से मिलकर, बड़ी साहब मुझे क्लोजिंग करनी है, मगर सवाल ये है कि जिन आज़ादों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तारीख उन्हें आज़ादों के तौर पे याद रखेगी या ग़ुलामों के तौर पे? इसी सवाल पे हम आज से प्रोग्राम से आपसे इजाज़त देते हैं। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।